ज्यादा पुरानी बात नहीं कि सिंध असेंबली के इजलास में खवातीन की स्मगलिंग और खरीदो फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक करारदाद मंजूर की गई, लेकिन इस करारदाद के बावजूद फरोख्त होने वाली खवातीन को करार न मिला और इस तरह के वाकयात आज भी जोर शोर से जारी हैं। पाकिस्तान ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑर्डिनेंस 2002 लाया गया, जिसका इतलाक बैनुल अक़वामी इंसानी स्मगलिंग पर होता है, मगर अंदरूने मुल्क इंसानी स्मगलिंग और खरीदो फरोख्त की रोकथाम तो जैसे सरकार के लिए जान को जमीन पे लाने जैसा मुश्किल काम है। कानून मौजूद है, बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो है कानून का इम्प्लीमेंट नहीं है, इतलाक नहीं होता। कानून मौजूद है, सारे तरह के आपको पता है कानून मौजूद है। कुछ लोगों को अगर पकड़ा भी जाता है, अदालतें उन्हें छोड़ देती हैं। जब अदालतें छोड़ देंगी तो हुकूमत क्या करेगी? तो फिर सारा का सारा इल्ज़ाम हुकूमत पे दे दिया जाता है। असर लोग होते हैं, उसमें वकला भी शामिल होते हैं। ऐसे लोगों की मैं समझती हूँ एडवोकेसी नहीं करनी चाहिए, इस तरह के लोगों को तो सज़ा देनी चाहिए। इंटरनल ट्रैफिकिंग का रोकथाम के लिए कोई कानून नहीं है, लेकिन जो पीपीसी की कुछ दफात हैं जो उस पर इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं, स्पेसिफिक उसमें जो है अगवा हैं और उसके अंदर अगर ज़बरदस्ती तौर पे आप जिस्म फरोशी के लिए इस्तेमाल किया जाए उसकी लॉज ज़रूर मौजूद हैं कुछ कानून, लेकिन डायरेक्ट कोई स्पेसिफिक ह्यूमन ट्रैफिकिंग इंटरनल ट्रैफिकिंग का नहीं है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में खवातीन की खरीदो फरोख्त बाइशे शर्म है। ये तमाम बातें बताने का मकसद तो सिर्फ यही था कि खवातीन की खरीदो फरोख्त आज भी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में जारी है। जो हमारे पास अगर देखा जाए तो 2011 में अखबार में रिपोर्ट केसेस हुए हैं वो 1120 केसेस हैं। 1120 खवातीन को खरीदा और फरोख्त किया गया है। इंसानी जिस्मों का कारोबार या तिजारत हर सूरत काबिल मुजम्मत है। न जाने कितने घरों की खवातीन इस वक्त बेरहम और शफाक लोगों के हाथों खिलौना बनकर अपनी जिंदगियों को अपने सामने बर्बाद होता देख रही हैं। इस मकरू कारोबार के फैलने की एक अहम वजह बासर शख्सियात और इदारों की शमूलियत भी है। मैं नहीं समझती हूँ कि कोई भी जो है ऐसे हाथ हों कि जो आप कहें कि ऐसे लोगों के हों, नहीं, इसमें कोई भी ऐसा नहीं करता। एक जो है उसमें ख़ास एक मैंने आपको बताया ना जो मेन चीज़ है ये क्रोध फरोख्त में, तो ये खुद वो घर के लोग अपने वो करते हैं। वो देखे ना, वो तो या तो किसी को उठा के किडनैप किया फिर कहीं भेज दिया, वो चीज़ें नहीं आती हैं। चीज़ें क्या आती हैं कि बाप ने दे दिया, भाई ने दे दिया, माँ ने दे दिया, इसके एवज़ पैसे लेके इधर कर दिया, ये चीज़ें आती हैं। फिर वो अब जो ले रहा है वो एक शादी करके आ रहा है, आप उसको कैसे कहेंगे कि इलीगल हो? नहीं कह सकते ना, निकाह करा दिया। अब निकाह करा के उसको एक जायज़ चीज़ बना के उसको आगे भेज दिया। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं। अब हम आते हैं अपने हदफ पे, यानी इज्जतों के सौदागर सरवर उर्फ नक कटक की जानिब, जिससे औरत की खरीदारी के मामले पे आखिरी मुलाकात में ये तय पाया था कि वो कल हमें बुलाएगा, निकाह के नाम पे बेचे जाने वाली कई दूसरी औरतों से भी मिलवाएगा। टीम सरकार एक बार फिर इस खतरनाक सफर पे चल पड़े और दोबारा कदम कदम पर अपनी शनाख्त खुल जाने और इसके बाद के अंजाम का खौफ सर पे तारी हो गया, लेकिन ये खौफ जल्द भाग गया। इस नेटवर्क के बारे में जानने के लिए टीम सरकार ने हर खतरा मोल लेने के लिए खुद को तैयार कर लिया। इस कश्मकश में हम सरवर उर्फ नक कटक की बताई हुई जगह पहुंच गए और इसे फोन करके अपने आने का बताया, तो इसने जवाब दिया कि कल वाली जगह पहुंच जाओ, वहां लड़की मौजूद है और इसको देख लो और बातचीत कर लो, तो फिर वो इसके पैसे बताएगा। जब टीम सरकार के रुकन वहां पहुंचा, वहां एक नहीं बल्कि 2 खवातीन मौजूद थीं और जब इन्होंने इस काले धंधे के बारे में बातचीत की तो टीम सरकार के साथ यकीनन आप भी हैरत ज़दा हो जाएंगे। अच्छा, आपको पहले किसी थी जब पहले आपको देखा था तो मैंने वो वैसे धोखा जब गेम बंद हो गई थी, मैंने बोला तुम्हारे पाने पे शादी करनी मुझे करनी उतना पता। मैंने जितनी जमीन मुझे जरूरत थी पैसों की, मैं आपको बोलूँगा तो मैं जब यहीं पास पड़े तो रात रह के आ जाना। मैंने मजबूरन कर दिया। इस बातचीत के दौरान एक खातून बार बार नक कटे को फोन कर रही थी कि वो कब आएगा
लेकिन टीम सरकार को अंदाजा हुआ कि इस तरह के मकरू धंधा करने वालों के साथ बाज औरतें भी मिली हुई हैं, जो बिकने के बाद तमाम मालूमात समेटकर वापस अपने असल मुकाम यानी काले धंधे में मुलव्विस फर्द के पास पहुंचकर किसी दूसरे शिकार की तलाश शुरू कर देती हैं। वो जो पीछे से भाग किया था, उसको पता था कुछ? मैंने उनसे कहा था सुबह सुबह रखना था। तो सुबह सुबह का तो ये हालत था, क्या करूँ? नहीं उनके हालत तो नहीं। हाँ ना, ये तो थोड़ी काम होता है, मुझे ले जाना था। आज नहीं जाओगे तो क्या होगा? हाँ नहीं आओगे तो मुझे तो मेरा ना पूरा खाना मत खाइए, किधर मुझे दूल्हा देख लिया। मैंने बेकार पैसा का दूल्हा देखा है, मुझे काजी देखा, मौलाना को देखा, सबको देख लिया। बात करा था, उन लोगों ने 1,30,000 मांगा है, ये 90,000 ये बात करा था। क्या नाम है बुढ़ा का? इस मुलाकात के बाद हम वापस आए और सबसे पहला सवाल हमने सरवर उर्फ नक्कटे से किया कि क्या कीमत है इस औरत की। कितना पैसा जाएगा? 3 लाख रखो, कितना तो लिखा हो जाएगा? क्यों हमने मारे के कितने जाकर हो क्या दे लाख सब चीज जाने का। अरे आप बात कितनी खा। जी हाँ, इंसानी जान की कीमत, एक औरत की कीमत जो लग रही है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में। सरवर उर्फ नक्कटा की बातें यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि नक्कटा औरतों की खरीदो फरोख्त के हवाले से काफी बदनाम भी है। इसका अंदाजा हमें इसके इलाके में रहने वालों से बातचीत के बाद हुआ। ताहम कोई भी नक्कटा के वसी ताल्लुकात की वजह से कैमरे के सामने बात करने से इनकार कर रहा था, लेकिन एक शख्स अपना चेहरा छुपा देने की यकीन दहाने के बाद बात करने को तैयार हुआ। उसका नाम है नक्कटा, ये 1-2 दफ़ा पकड़ा भी गया और ये औरतों की सप्लाई वगैरह करता है। इसके साथ और भी कई लोग हैं, शाहजहान बंगाली नाम से भी है। जी हाँ, ख़रीदो फरोख्त यहाँ से लड़के ले जाते हैं, ये डेरा गाजी खान और इधर उधर बेचते हैं ये। और ये अभी ये बीच में पकड़े भी गए थे, यहाँ से ये ले जाते हैं तकरीबन भी 3 लाख 2.5 लाख ये इतने तो लेते ही हैं ये अमूमन ये लड़के यहाँ से ले जाते हैं। इस बातचीत के बाद हमें अंदाजा हुआ कि सरवर उर्फ नक्कटा के नाम का चर्चा न सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान में है। नक्कटा की इस बात ने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए कि खवातीन से बेइंसाफी करने वालों के ताल्लुकात इंसाफ देने वालों से भी हैं, क्योंकि चंद माह पहले ही वो औरतों की खरीदो फरोख्त के इल्जाम में गिरफ्तार हुआ और फौरन ही बाहर आ गया।